क्या हुआ जवाना, तुम आज फिर बोर नजर आ रहे हो? नाश्ते के बाद जोसेफ ने चाय पीते हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे बोरियत दूर हो सके। कल तुम टाइगर के साथ गए थे और टाइगर ने मुझे बताया है कि खूब मारधाड़ रही है। फिर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी मारधाड़ का कोई फायदा नहीं है। टाइगर भी मास्टर की तरह काम करने का आदी है कि पूछगिछ करते रहो, धमकियां देते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं कल मजबूरन उसके साथ रहा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। जवाना ने कहा, स्नेक किलर्स के तुम चीफ हो, टाइगर तो बस एक रुकन है, काम तो तुमने करना था। जोसेफ ने कहा, मास्टर ने उसे भेज दिया और उसने बिल्कुल इस तरह कमान अपने हाथ में ले ली जैसे मास्टर लिया करता है, और मैं दुम छल्ले की तरह सिर्फ उसके साथ साथ भागता रहा। हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि चंद गुंडे मारे गए और बस। जवाना ने जवाब दिया, पहले तफसील बताओ कि क्या हुआ था। जोसेफ ने कहा तो जवाना ने उसे पहले सुल्तानी मोहल्ले जाने और चाची रहमते और काउंसलर से मिलने से लेकर 2 गुंडों की हलाकत, फिर होटल में जाकर उस्ताद सालार की हलाकत से लेकर आगे उस्ताद शरफू के अड्डे पर जाने तक के तमाम हालात बता दिए। उस्ताद शरफू का क्या हुआ? जोसेफ ने पूछा। किसी को मालूम नहीं था, इसलिए हम बस वहां 2-4 गुंडों को हलाक करके वापस आ गए। टाइगर ने कहा कि वो पहले उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू का खोज निकालेगा, फिर मुझे बताएगा और इसके बाद ही उन तक हम पहुंचेंगे। जवाना ने जवाब देते हुए कहा, बात तो उसकी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसकी नौबत नहीं आएगी। जोसेफ ने कहा तो जवाना बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्यों नौबत नहीं आएगी? जवाना ने हैरान होकर कहा, मेरा ख्याल है कि उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू दोनों अब उस वक्त तक गायब रहेंगे जब तक तुम दोनों का खात्मा नहीं हो जाता, या उनके सरपरस्तों ने अब तक तुम दोनों के कत्ल की प्लानिंग भी कर ली होगी। जोसेफ ने कहा तो जवाना बेख्तियार उछल पड़ा। कत्ल की प्लानिंग? क्या मतलब? क्या यहाँ बैठे बैठे तुम्हें इल्हाम हो जाता है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं अपने बॉस का गुलाम हूँ और गुलाम के पास बॉस की जहानत का कुछ हिस्सा होता है, तभी तो वो गुलाम बन सकता है। इसलिए मुझे मालूम है कि अब क्या होने वाला है। बहरहाल मैं टाइगर से बात करता हूँ। जोसेफ ने कहा और उठकर डाइनिंग रूम से बाहर चला गया। हैरत अंगेज आदमी है ये, जवाना ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसे वाकई जोसेफ की समझ न आई थी। वो आम हालात में तो बस एक वैशी जंगली नजर आता था, लेकिन जब वो बात करता तो यूं महसूस होता था कि वो मास्टर इमरान से भी 2 हाथ आ गया। अब उसने जो बात की थी वो जवाना के जहन में भी ना आई थी, लेकिन अब वो गौर कर रहा था तो उसे जोसेफ की बात दुरुस्त महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद जोसेफ वापस आया तो उसके हाथ में कॉर्डलेस फोन पीस था। उसने इसको ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो नींद के दौरान बेदार हुआ है। जोसेफ बोल रहा हूँ राना उसे, मुझे मालूम था कि तुम देर गए अपने होटल से निकलते हो, इसलिए मैंने यहाँ फ़ोन किया। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्यों, क्या कोई खास बात हो गई है? टाइगर ने इस बार होशियार होते हुए कहा। जवाना से मेरी बात हुई है, कल तुम दोनों ने जो कुछ किया उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जोसेफ ने कहा। रद्द-ए-अमल? कैसा रद्द-ए-अमल? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अच्छी तरह बेदार हो जाओ, फिर बात करेंगे, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ उसने फ़ोन ऑफ करके उसे मेज़ पर रख दिया। क्या मतलब, तुमने फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया है? जवाना ने कहा। टाइगर का जहन अभी नींद में डूबा हुआ है, इसलिए मजीद बात करना फजूल थी। जोसेफ ने जवाब दिया तो चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। जोसेफ ने फ़ोन ऑन कर दिया। राना हाउस, जोसेफ ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, ये तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? मैं पूरी तरह होशियार हूँ, टाइगर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अगर यही बात तुम बॉस से करते तो अब तक मौत की स्याह दलदल में गले तक फंस चुके होते। तुम्हें मालूम है कि कल तुमने और जवाना ने गुंडों को हलाक किया है और उस उस्ताद शरफू को तलाश करते रहे हो। इसके बावजूद तुम्हारे ज़हन में उनके रद्द-ए-अमल के सिलसिले में कोई बात नहीं, हालांकि तुम खुद इन लोगों में उठते बैठते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो खामोशी से तुम्हें इस बात की इजाज़त देते रहेंगे कि तुम दोनों जहाँ चाहो कत्लो गारत करो, जिसे चाहो हलाक करो? जोसेफ ने तेज़ लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होना है। लाजमी बात है कि उन्होंने हमारे पीछे कातिल लगाए हैं, वो हमें हलाक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने रात को ही उनका बंदोबस्त कर लिया था, मुझे इत्तला मिल जाएगी, टाइगर ने कहा। फिर तुम क्या करोगे? जोसेफ ने कहा। फिर मैंने क्या करना है? उन हलाक करने वालों और हलाक कराने की कोशिश करने वालों दोनों का खात्मा कर दूंगा, और क्या करना है? टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। किस किस का हाथ पकड़ोगे? जेरे ज़मीन दुनिया में तो हज़ारों कातिल हैं, जोसेफ ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर बात करो, टाइगर ने कहा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम और जवाना बगैर किसी टारगेट के काम कर रहे हो। मैंने जवाना से कहा था कि वो टागोरा के इलाके की सफाई करे, और सफाई से मेरा मतलब था कि वहाँ के बड़े गुर्गों का खात्मा करके उनके सरपरस्तों को ट्रेस करके उनका भी खात्मा कर दिया जाए। लेकिन तुम दोनों वहाँ की बजाय उस सुल्तानी मोहल्ले के छोटे छोटे बदमाशों पर टूट पड़े, जोसेफ ने कहा। बॉस ने इसका हुक्म दिया था क्योंकि सुलेमान ने उन्हें उस औरत के बेटे की हलाकत का बताया था, इसलिए मुझे और जवाना को वहाँ काम करना पड़ा, टाइगर ने जवाब दिया। फिर ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्योंकि जवाना दोबारा बोर नजर आ रहा है। और ये भी सुन लो कि स्नेक किलर्स का चीफ जवाना है, तुम नहीं हो, जोसेफ ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, टाइगर ने कहा।
ओके, तुम मालूमात हासिल करो कि तुम्हारे कल के एक्शन का उन लोगों में क्या रद्द अमल है, फिर जवानों को रिपोर्ट दे देना। फिर जैसे जवाना कहे वैसे कर लेना, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुमने ख्वामख्वाह टाइगर से ये बात कर दी, जवाना ने कहा। कहना ज़रूरी था। बहरहाल एक बात मैं तुम्हें बता दूं, किस तरह अगर तुम मजीद बोर दिखाई दिए तो बॉस तुम्हें गोली भी मार सकता है। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जिनके चेहरों पर बेजारी नजर आने लग जाती है। जोसेफ ने कहा और उठकर बाहर चला गया। अलबत्ता फोन पीस वहीं छोड़ गया था। कैसा वक्त आ गया है कि अब जवाना को भी समझाया जाने लगा है और धमकियां दी जाने लगी। जवाना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो जवाना ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पे से उठाया और उसे ऑन कर दिया। राना हाउस, जवाना ने कहा। ओह जवाना, तुम? जोसेफ का है। दूसरी तरफ से इमरान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। वो अभी उठकर बाहर गया है, उसे बुलाऊं? जवाना ने कहा। मैंने तुमसे ही बात करनी थी। तुमने कल क्या कारनामे नुमाया सारे अंजाम दिए हैं? इमरान ने कहा। अभी जोसेफ से यही बात हो रही थी और फिर जोसेफ ने ही टाइगर से बात की। मैं तफसील बता देता हूँ, जवाना ने कहा और फिर उसने कल होने वाले सारे वाक़यात बताने के साथ साथ जोसेफ और टाइगर के दरमियान होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। जोसेफ दुरुस्त कह रहा है जवाना, वरना लाजमन रद्दमल हुआ होगा और अब तुम्हें और टाइगर दोनों को हलाक करने के लिए यकीनन कोई कार्रवाई की जाएगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास्टर, लेकिन असल मसला यह है कि हमारे सामने कोई ख़ास टारगेट नहीं। इस तरह छोटे छोटे गुंडों को हलाक करना कोई कार्रवाई नहीं, जवाना ने कहा। कल तो तुमने और टाइगर ने सिर्फ उस नौजवान की हलाकत का इंतकाम लिया। आज से तुम अपना असल काम शुरू करो और इसके लिए तुम्हें टागोरा जाकर वहाँ उस शरफू और कालू नामी गुंडों को तलाश करना है और फिर उन्हें फौरी हलाक करने की बजाय उनसे उनके सरपरस्तों के बारे में मालूमात हासिल करनी है। टारगेट खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। तो जवाना ने फ़ोन ऑफ करके उसे वापस मेज़ पर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। तो जवाना ने एक बार फिर फ़ोन पीस उठाकर इसे ऑन कर दिया। राना हाउस, जवाना ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ जवाना, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। हम दोनों की फौरी हलाकत के लिए ऑस्टन ग्रुप की खिदमत हासिल की गई हैं। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी तो जवाना चौंक पड़ा। ऑस्टन ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप है? जवाना ने चौंक कर पूछा। ज़ेरे ज़मीन दुनिया का एक फ़ाल ग्रुप है जिसका सरबराह ऑस्टन है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ होता है ये ऑस्टन? जवाना ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैं राना हाउस आ रहा हूँ, फिर वहाँ से चलेंगे उस ऑस्टन के पास, टाइगर ने कहा। किस पार्टी ने उसकी खिदमत हासिल की हैं? जवाना ने कहा। यही बात तो उससे मालूम करनी है, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, आ जाओ, जवाना ने कहा और फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने फ़ोन पीस ऑफ किया और उसे मेज़ पर रखकर उठ खड़ा हुआ ताकि टाइगर के आने से पहले तैयार हो सके। अब उसे इस मसले में दिलचस्पी महसूस होने लग गई थी। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रसाले के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, फ़ोन उठा कर ले जाओ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। लेकिन इसके साथ ही वो खुद ही चौंक पड़ा। ये खुश्क मजमून पढ़ते पढ़ते मेरा जहन भी खुश्क हो गया है। सुलेमान तो मुझे बता कर गया है कि वो मार्केट जा रहा है और मैं उसे आवाज़ें दे रहा हूँ, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जबकि इस दौरान घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने रिसाला बंद करके उसे मेज़ पर रखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फ्याज बोल रहा हूँ इमरान। वो तुम्हारा दियो है, कल हबशी जमाना और तुम्हारा शागिर्द टाइगर दोनों अस्पताल पहुँच चुके हैं। क्या तुम्हें इतला है या नहीं? दूसरी तरफ से फ्याज की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। अस्पताल पहुँच चुके हैं? क्यों, कब, किस तरह? इमरान ने कहा। वो दोनों कार में सवार लॉरेंस रोड पर जा रहे थे कि उनकी कार पर बम मारा गया जिससे वो दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं और लोगों ने उन्हें जनरल अस्पताल पहुंचाया है। मुझे मेरे एक इंस्पेक्टर ने अभी इतला दी है। मैंने अस्पताल फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वो दोनों ज़्यादा जख्मी नहीं हुए क्योंकि कार गैर मामूली साख्त की थी जिसकी वजह से वो बच गए हैं। बहरहाल अभी उन्हें वहाँ एक हफ्ता रहना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि ये क्या मसला है, क्यों ऐसा हुआ है? सुपर फ्याज ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है कि स्नेक किलर्स का कोई केस है और तुम्हें तो मालूम है कि स्नेक किलर्स एक सरकारी तंजीम है और जवाना इसका चीफ है, इमरान ने कहा। सुपर फ्याज के बताने पर कि वो मामूली जख्मी हुए हैं, इमरान को खासा इत्मीनान हो गया था। वो हाँ, लेकिन न जाने हमारी हुकूमत को क्या सूझ जाता है कि इस किस्म की थर्ड क्लास तंजीमें बनाना शुरू कर देती है। स्नेक किलर्स, ये कैसा नाम है? और फिर सरकारी तंजीम? सुपर फ्याज ने जवाब दिया। हुकूमत कोशिश कर रही है कि निकम्मे लोगों को उनकी सीटों से हटाकर काम करने वालों को आगे लाया जाए और अब यह मामला तजुर्बाती सतह पर है, इसलिए अभी तुम सुपरिटेंडेंट हो, वरना देख लेना अगर यही सूरत हाल रही तो तुम्हारी जगह किसी रोज़ जमाना बैठा हुआ नजर आएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम मुझे निकम्मा कह रहे हो? मुझे? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हम क्या कुछ करते रहते हैं? नॉनसेंस, सुपर फ्याज ने भड़कते हुए लहजे में कहा। मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, नए से नए अकाउंट खुलवाते रहते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया तो इमरान ने क्रैडल दबाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल अस्पताल। राब्ता कायम होते एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर सदीकी से बात करें, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर सदीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc बोल रहा हूँ, इमरान ने बाकायदा अपना तारुफ कराते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर सदीकी के बात करने से ही वो समझ गया था कि फ़ोन ऑपरेटर ने उसका नाम नहीं बताया, वरना वो इस अंदाज में बात ना करते
ओ इमरान साहब, आप खैरियत? जब तक खैरियत रहती है तब तक आपसे बात ही नहीं होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये हमारे साथ अलमी है, डॉक्टर सिद्दीकी ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसमें इतना तवील सांस लेने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आपकी ज़रूरत उस वक्त ही पड़ती है जब खैरियत गायब हो जाती है। बहरहाल टाइगर और जवाना दोनों जख्मी हो गए हैं और इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। बताया तो यही गया कि वो मामूली जख्मी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपने पास शिफ्ट करा लें, इस तरह मुझे इत्मीनान रहेगा, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, लेकिन उन दोनों को स्पेशल सेक्शन में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहरहाल उनका ताल्लुक किसी सरकारी महकमे से तो नहीं है, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। जमाना एक सरकारी तंजीम स्नेक किलर्स का चीफ है और इस सरकारी तंजीम का बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टाइगर उस तंजीम का रुकन है और वो दोनों सरकारी काम के दौरान ही जख्मी हुए हैं, इमरान ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, इमरान ने ओके कहकर क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, टाइगर और जमाना क्या तुम्हारे सामने किसी मिशन पर गए थे? इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने इतला दी थी कि कल के वाकयात के रद्द-ए-अमल में किसी ऑस्टन ग्रुप को उनके कत्ल के लिए हायर किया गया है और फिर टाइगर मेकअप में राना हाउस पहुंचा। उसने जमाना को भी मेकअप करने के लिए कहा, लेकिन जमाना ने इनकार कर दिया और फिर वह दोनों जमाना की कार में बैठकर उस ऑस्टन के पास गए हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं बॉस? जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। लॉरेंस रोड पर उनकी कार पर बॉम्ब मारा गया है और वो दोनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सुपर फ्याज ने इतला दी तो मैंने उन्हें स्पेशल अस्पताल शिफ्ट करने का डॉक्टर सिद्दीकी को कह दिया है। खुसूसी साख्त की कार की वजह से वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुए। बहरहाल उन्हें एक हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। तुम्हें मालूम है कि ये ऑस्टन कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने कहा। मैंने टाइगर से पूछा तो उसने बताया कि ये पेशावर कातलों के एक बड़े ग्रुप का चीफ है और जवाला क्लब का मालिक है। ऑस्टन उसका कोड नाम है, वरना वहाँ ये मैक के नाम से पुकारा जाता है और सब उसे मैक के नाम से जानते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, मैं राना हाउस आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। राना हाउस पहुंचकर उसने कार फाटक के अंदर ले जाने की बजाय एक साइड पर रोक दी और नीचे उतरकर राना हाउस के फाटक की तरफ बढ़ गया। फिर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया ही था कि राना हाउस की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। उसने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसके दोनों पहलों में हॉलिस्टर लगे हुए थे। अरे वाह, तुम तो बाकायदा तैयार हो चुके हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने खुद ही तो हुक्म दिया था बॉस कि मैं तैयार हो जाऊं, जोसेफ ने बड़े मासूम लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हिफाजती निज़ाम ऑन करके आ जाओ, इमरान ने कहा और वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ साइड सीट पर आकर बैठ गया तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। ये जवाला क्लब कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? इमरान ने जोसेफ से पूछा। यस बॉस, डेविस रोड पर है, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सोफे पर अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बोतल उठाकर शराब का एक लंबा घूंट लेता और फिर बोतल वापस मेज पर रख देता। इस दौरान फ़ोन आ रहे थे और वह मुसलसल फ़ोन सुनकर हदायत दे रहा था। अब भी उसने जैसे ही बोतल मेज पर रखी, फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जैकी बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर और जमाना वाला टारगेट हिट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। किस तरह, तफसील बताओ, उस आदमी ने चौंक कर पूछा। एक कार में वो जमाना नजर आ गया, उसके साथ एक आदमी था जो कद्दो कामत के लिहाज से तो टाइगर ही लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुख्तलिफ था। मुझे इतला मिली तो मैं खुद वहां पहुंच गया और फिर एक चौक पर जब ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से कारें रुकी तो मैंने भी अपनी कार उनकी कार के साथ रोक दी और फिर मेरे कानों में टाइगर का नाम पड़ गया। जवानों से टाइगर कहकर पुकारा था, जिस पर मैं कन्फर्म हो गया कि यही टाइगर है। चुनाचे मैंने अपने आदमियों को इस कार को उड़ाने का हुक्म दे दिया और लॉरेंस रोड पर मेरे आदमियों ने इस कार को बम से उड़ा दिया, जैकी ने तफसील बताते हुए कहा। वो दोनों हलाक हो गए या नहीं? बॉस ने तेज लहजे में पूछा। बॉस, वो मौका पर हलाक नहीं हुए, लेकिन इस कदर जख्मी थे कि अस्पताल पहुंचने पर यकीनन खत्म हो चुके होंगे। इसका मतलब है कि तुमने कंफर्म नहीं किया। नॉनसेंस, कंफर्म करो, और अगर वो जिंदा हो तो अस्पताल में जाकर उन्हें गोलियों से उड़ा दो। हमने बहरहाल अपना टारगेट पूरा करना है। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो बॉस ने रिसीवर रखकर एक बार फिर शराब की बोतल उठा ली। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जैकी की कॉल दोबारा आ गई। बॉस, वो जख्मी है लेकिन उन्हें किसी खुफिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां का पता कोई नहीं जानता, जैकी ने पूछा। खुफिया अस्पताल? वो कौन सा अस्पताल है और किसने उन्हें शिफ्ट किया है वहां? बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस ये मालूम हो सका कि सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आई और उन दोनों को ले गई। मेरे आदमी मालूमात हासिल कर रहे हैं, जैकी ने जवाब दिया। ठीक है, अगर उस अस्पताल का पता लग जाए तो वहां कार्रवाई करो, वरना बहरहाल वो ठीक होकर बाहर आएंगे तो फिर कार्रवाई शुरू कर देना। काम तो हर सूरत में करना है, बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, बॉस ने रिसीवर उठाकर तेज लहजे में कहा। आर्थर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। आर्थर तुम? मैं ऑस्टन बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम तो हो गया था, लेकिन वो अभी बहरहाल जिंदा है, इसलिए काम जारी है, ऑस्टन ने कहा। क्या मतलब, काम हो गया था तो फिर वो जिंदा कैसे रह गए? आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा।
मेरे आदमियों ने लॉरेंस रोड पर उनकी कार पर बॉम्ब मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचा दिए गए। मेरे आदमी उन्हें हलाक करने अस्पताल पहुंचे तो वहां से मालूम हुआ कि उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जिसका पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि वो उस अस्पताल को तलाश करें और उन्हें हलाक कर दें, वरना ये बाहर आएंगे तब उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। ऑस्टन ने तफसील बताते हुए कहा। तो क्या उनका ताल्लुक हुकूमत से है, जो उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है? आर्थर ने उलझे हुए लहजे में कहा। नहीं, ये बात नहीं है। टाइगर के बारे में मुझे मालूम है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले किसी अली इमरान से है। शायद उस अली इमरान ने यह बंदोबस्त किया होगा। ऑस्टन ने जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल उन्हें हर सूरत में हलाक होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ऑस्टन अपना काम बहरहाल मुकम्मल किया करता है। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो ऑस्टन ने रिसीवर रख दिया। लेकिन उसी लम्हे साथ पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो ऑस्टन बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इंटरकॉम की घंटी बजने का मतलब था कि कॉल क्लब से की जा रही है। यस, ऑस्टन ने रिसीवर उठाकर कहा। काउंटर से रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस। एक साहब और एक अफ्रीकी हबशी यहाँ आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन साहब ने अपना नाम प्रिंस बताया और वो अफ्रीकी हबशी उनका मुहाफिज है। दूसरी तरफ से कहा गया। प्रिंस क्या मतलब, क्या वो किसी रियासत का शहजादा है? ऑस्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, वो अपने आप को प्रिंस ऑफ ढंप कह रहे हैं। ढंप रियासत होगी? रॉबर्ट ने कहा। मेरी उनसे फ़ोन पर बात कराओ। ऑस्टन ने कहा। हेलो, प्रिंस ऑफ ढंप बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, मैक बोल रहा हूँ। आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? ऑस्टन ने कहा। रियासत ढंप के चंद दुश्मन यहाँ मौजूद हैं और हम उनका खात्मा कराना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि आपके जरिए ऑस्टन से रब्ता हो सकता है। हम मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। ये रियासत ढंप का है? मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ये रियासत को हिमालय में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, आप रिसीवर रॉबर्ट को दें। ऑस्टन ने कहा। यस बॉस, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। इनको स्पेशल ऑफिस पहुंचा दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ऑस्टन ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि दौलत खुद चलकर आ गई है। बहुत खूब, आज वाकई किस्मत जोरों पर है। रिसीवर रखकर ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब की बोतल उठा ली। ज़ाहिर एक प्रिंस जब मुंह मांगा मुआवजा देने की बात करे तो फिर किस्मत ने तो मेहरबान होना ही था। ज्वाला क्लब की इमारत खासी पुरानी थी, लेकिन खासी बड़ी और वसी इमारत थी। इमारत की पेशानी पर क्लब के नाम का पुराना सा लेकिन जहाजी साइज का बोर्ड भी मौजूद था। इमरान ने कार एक तरफ साइड पर करके रोक दी। क्लब में आने जाने वाले सब ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद नजर आते थे, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी। अलबत्ता कुछ एक क्रीमियन सयाह भी उनमें शामिल नजर आ रहे थे। इमरान तेज तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट में दाखिल हुआ। जोसेफ उसके पीछे इस अंदाज में चल रहा था जैसे वो इमरान का मुहाफिज हो। हॉल में बेपनाह शोर था। हॉल मुनशात के गलीज और इंतहाई बदबूदार धुएं से तकरीबन भरा हुआ था। शराब भी वहाँ खुलेआम चल रही थी और इसके साथ साथ वहाँ ऐसी हरकतें भी की जा रही थी कि ऐसी हरकतों का इमरान कम अज़ कम पाकिस्तान में तस्वुर भी न कर सकता था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे 2 नीम उरिया लड़कियां मौजूद थीं, जबकि एक नौजवान आदमी काउंटर की साइड पर स्टूल पर बैठा हुआ था। उसके सामने काउंटर पर फ़ोन रखा हुआ था। लड़कियां वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ़ थीं। पाकिस्तान में ये सब खुलेआम हो रहा है और यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस कुछ नहीं करती। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, ये पाकिस्तान का सबसे बदनाम क्लब है। यहाँ पुलिस खौफ से नहीं दाखिल होती। यहाँ आदमियों को मारकर उनकी लाशें तक गायब कर दी जाती हैं। जोसेफ ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम पहले यहाँ आए थे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे टाइगर ने इस बारे में बताया था। जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इस दौरान वो काउंटर के करीब पहुंच चुके थे। हम रियासत ढंप के प्रिंस हैं, सुना तुमने? हमने तुम्हारे बॉस मैक से मिलना है। हमने उसके जरिए यहाँ अपने दुश्मनों का खात्मा कराना है। इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर शाहाना लहजे में कहा। यस सर, मैं बात करता हूँ सर। नौजवान शायद इमरान के लहजे और अंदाज के साथ साथ उसके अकब में खड़े जोसेफ और उसकी यूनिफॉर्म और हॉलिस्टरों में मौजूद भारी रिवॉल्वर्स को देखकर ही मरूब हो गया था। उसने जल्दी से सामने मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने बॉस कहकर वो सारी बात दोहरा दी जो इमरान ने उसे की थी, जिस पर दूसरी तरफ से उससे बराह रास्त बात करने के लिए कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर लेकर दूसरी तरफ से बोलने वाले को यह बताया कि वो उसके जरिए ऑस्टन को अपने दुश्मनों के खिलाफ बुक कराना चाहता है और उसने मुंह मांगा मुआवजा देने की बात भी खास तौर पर कर दी। उसे फ़ोन वापस काउंटरमैन को देने के लिए कहा गया तो इमरान ने फ़ोन काउंटरमैन को दे दिया। यस सर, काउंटरमैन ने दूसरी तरफ से बात सुनकर मुअद्दबाना लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने एक साइड पर खड़े हुए एक आदमी को बुलाया। प्रिंस और इनके मुहाफिज को स्पेशल ऑफिस पहुंचाओ, बॉस इनसे वहां मुलाकात करेगा। काउंटरमैन ने कहा। आइए सर, उस आदमी ने कहा तो इमरान चल दिया और फिर वो एक राहदारी से गुजरकर एक लिफ्ट में पहुंच गए। लिफ्ट नीचे उतरती चली गई। लिफ्ट जहां जाकर रुकी वहां एक और राहदारी थी जिसमें 4 मुसल्लह मशीन गन बरदार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इमरान और जोसेफ के साथ वहां के आदमी को देखकर उन्हें कुछ न कहा और वो तीनों इत्मीनान से चलते हुए राहदारी के आखिर में एक दरवाजे पर पहुंच गए। यह स्पेशल ऑफिस है जनाब, आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं, साथ आने वाले ने कहा और साइड पर हटकर खड़ा हो गया। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और बंद दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे की साख्त बता रही थी कि यह कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है।
और शायद इसीलिए इसे स्पेशल ऑफिस का नाम दिया गया है। इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जोसेफ था। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन इसकी सजावट में नीम उरिया तस्वीर का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। कमरा खाली था। दरवाज़ा बंद कर दो जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ ने मुड़कर दरवाजे को लॉक कर दिया।